बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो दैट द सेट ऑफ फोर ट्रांसफॉर्मेशन f1 f2 f3 f4 ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड बाय, देखो ये जो f1 f2 f3 f4 दे रखे हैं इसको कैसे समझे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक जूसर है, जूसर क्या करता है, जूस निकाल के देता है, ठीक है। सपोज कर लो ये कोई जूसर है, ठीक है। चलो अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर आम डालेंगे तो आम का जूस निकल जाएगा, कोई और दूसरा फल डालेंगे तो कोई दूसरा जूस निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इस जूसर को F1 बोल देते हैं, ठीक है। तो F1 और ये जो ब्रैकेट आप लिखते हो, यहाँ पे जो चीज आप लिखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, F1 के लिए इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट। ये जो ब्रैकेट के अंदर आपने Z लिखा हुआ है, Z क्या है, F1 के लिए इनपुट है कि आप F1 को क्या दे रहे हो। और राइट में जो लिखा रहता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है कि क्या रिजल्ट निकल रहा है। जैसे लिखा होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो f के लिए ये x क्या है, इनपुट है। क्या है, इनपुट है। और ये जो y होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, जो रिजल्ट निकल रहा है। वैसे ही अगर f1 को आप x दोगे तो ये बाहर पीस के x निकालेगा। ये बात क्लियर हुआ। F2 z इक्वल टू माइनस जेड लिखा हुआ है। अगर हम जूसर को F2 बना देते हैं कि हमारे पास एक जूसर है जिसका नाम F2 है, अगर उसको हम क्या देते हैं, z देते हैं, तो वो क्या पीस के माइनस जेड बाहर निकालेगा। क्या पीस के माइनस जेड बाहर निकालेगा। अभी हमने यहाँ पे x बोल दिया, कोई बात नहीं, x है तो x निकला, z है तो z निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझने के ऊपर है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर F2 है उसको z आप इनपुट दोगे तो वो रिजल्ट क्या, पीस के माइनस जेड निकालेगा। और अगर हमारे पास जूसर F3 है, अगर उसको इनपुट हम z देंगे तो वो रिजल्ट क्या देगा, 1/z निकाल के देगा। और यही अगर हम F4 से F4 नाम का एक जूसर बनाए, उसको अगर हम z इनपुट देंगे तो वो पीस के क्या निकालेगा, -1/z निकालेगा। और अब बस समझ में आ गया इसका। चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट कंपोजिशन, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट कंपोजिशन। तो देखो कंपोजिट फंक्शन आपने फंक्शन के अंदर पढ़ रखा है, उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, ठीक है। कुछ टाइम पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था, उसके अंदर भी हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। वहां पे नॉन अबेलियन प्रूफ करना था, यहाँ पे हमको अबेलियन प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट एक जी सेट मान लेते हैं जिसके अंदर सभी F1 F2 F3 और F4 सभी आते हैं, ठीक है। और क्या हमको ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, और कंपोजिट फंक्शन भी दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, सपोज जैसा हमने उस क्वेश्चन के अंदर किया था, वी डिफाइन मल्टीप्लिकेटिवली द composition known as composite of two functions। composite of two function, composite function आपने पढ़ रखा है, FOG GOF उसी की बात चल रही है, ठीक है। ज्यादा उसका यूज नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ना कंपोजिट फंक्शन को, वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। चलो तो अगर क्या बोलते हैं, इफ हमारे पास एक f फंक्शन है जो क्या a टू b डिफाइंड है, और हमारे पास एक g फंक्शन है जो क्या b टू c डिफाइंड है, देन by the definition of composite function हम क्या जानते हैं, अगर हम gf को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a टू c डिफाइंड हो जाता है। देखो थोड़ा सा इसको समझ लो, हमारे पास क्या है, एक f फंक्शन है जो क्या a टू b डिफाइंड है। ये फंक्शन क्या, f a टू b डिफाइंड है। तो f के लिए a क्या है, डोमेन है, b क्या है, कोडोमेन बोल दो या रेंज बोल दो, ठीक है। जो डिपेंड करता है, जितने से मैपिंग हुआ है उसको रेंज बोलेंगे और पूरे को कोडोमेन बोलते हैं, इतना तो सबको मालूम है, ठीक है। और दूसरा एक फंक्शन क्या डिफाइंड है, जी डिफाइंड है, जो बी टू सी डिफाइंड है। दूसरा फंक्शन जी है जो बी टू सी डिफाइंड है। तो जी के लिए बी क्या बन गया, डोमेन बन गया, सी क्या बन गया, कोडोमेन या रेंज बन गया। तो उसने वही बोला है कि अगर आप जी एफ को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका फंक्शन ए टू सी डिफाइंड हो जाता है। वही कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया है, कोई कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? कोई भी दो फंक्शन है, मान लेते हैं पहला फंक्शन a टू b डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन b टू c डिफाइंड है, तो कंपोजिट फंक्शन के डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं कि अगर हम gf को मल्टीप्लाई, दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपका डोमेन और रेंज होता है वो क्या पहले का डोमेन होता है और लास्ट वाले का रेंज में कन्वर्ट, रेंज बोल दो या कोडोमेन बोल दो, वहां तक चला जाता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फॉर ऑल, नहीं नहीं नहीं, सच दैट, अभी और कुछ लिखना है। ठीक है, सच दैट अगर हम g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं, g एफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो ये आपका g एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। जो x होते हैं वो क्या a सेट के अंदर से आते हैं। ठीक है, यही देखो क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, यही हमको यहाँ पे यूज करना है। f1 f2 f3 f4 को मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, चलो द फंक्शन, जो और बातें हैं लिख लेते हैं, gf इज कॉल्ड द composite of g and f एंड g लिख लो, अल्फाबेटिकली अच्छा लगता है, f एंड g। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पहले हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ऑफ द फंक्शन g एंड f। पहले हम क्या करते हैं, नाउ वी मेक द कंपोजिशन टेबल। ठीक है, तो बना लेते हैं यहीं पे, चलो थोड़ा सा जगह है, बन जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और f1 f2 f3 f4, नीचे दिखेगा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा चलो एडजस्ट करते हैं, f1 f2 f3 f4। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है चलो हो जाएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले f1 को f1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, f1 को f1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो हमने x माना था, लेकिन यहाँ पे देखो सभी जगह z है, तो हम f1 z लिखेंगे। तो ये कितने के बराबर होगा, जैसे देखो g f x था तो कितने के बराबर था, g इंटू एफ एक्स के बराबर। तो f1 z कितने के बराबर होगा, f1 इंटू f1 z के बराबर होगा। तो f1 z का वैल्यू कितना के बराबर है, z के बराबर, मतलब क्या मिल गया, f1 और z मिल गया। अब ये z किसको मिलेगा, f1 को मिलेगा। तो लिखा क्या है, f1 z है। तो f1 को अगर z दोगे तो वो रिजल्ट में क्या देता है, z देता है। तो z कितना है, f1 के बराबर है। z क्या है, f1 z के बराबर है, मतलब सिंपली f1 बोल दो, जैसा उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि f1 f2 f3 f4 चार अलग अलग कंपोजिशन है, जहां f1 ऐसे डिफाइंड है, f2 ऐसे डिफाइंड है, मतलब क्या f1 z इक्वल टू z आ रहा है, मतलब f1 के बराबर है। चलो ठीक है, अब क्या f1 को क्या करते हैं, f2 में मल्टीप्लाई करते हैं। हाथ में पसीना लग गया ना, अब इसलिए इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। मार्कल के साथ यही इशू है। अब ऊपर का नोट कर लो यार, रफ कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होने वाला है। ठीक है, नोट करो पहले, हो गया। चलो, तो बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ और करना नहीं है। ठीक है, चलो हो जाएगा इतने में, हाँ वो तो जाना चाहिए। पहले क्या करते हैं, f1 को f2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, f1 f2 z। चलो कोई बात नहीं, मिट गया, हमारे पास नोट्स में लिखा हुआ है क्या क्या वैल्यू था। ठीक है, एक सेकेंड ले लिया जाए। चलो, तो f1, अगर f2 को हम z देते हैं, f2 को हमने अगर z दिया था तो उसने रिजल्ट में क्या निकाला था, -z दिया था, तो -z आ गया। अब ये -z किसको मिलेगा, f1 को मिलेगा। और f1 का क्या रूल है कि उसको जो भी दोगे वो बाहर निकाल देगा, वैसे का वैसे ही बाहर निकाल देगा। तो f1 को -z दोगे तो -z ही बाहर निकाल देगा। अब -z कितने के बराबर है, f2z के बराबर है, मतलब हम f2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, f2 आ गया। और फिर क्या, f1 को मल्टीप्लाई करते हैं f3 के साथ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको आप, f1 f3z लिखेंगे। अब f3 को अगर आप z देते हो, f3 को अगर आप z देते हो तो वो क्या 1/z निकालता है, 1/z निकालता है। अब f1 को जो भी दोगी वो वैसे ही बाहर निकाल देगा, तो ये क्या 1/z बाहर निकला, 1/z मतलब क्या, f3। तो यहाँ पे क्या मिल गया, f3। और वैसे ही मल्टीप्लाई करके देख लो, f1 f4 को मल्टीप्लाई करोगे तो f4 ही आने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो f1 है वो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। देखो
F1 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने दे रहा है। F1 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 F2 F2 F1 F3 F3 F1 F4 F4 आ गया। ठीक है, मतलब ये F1 है, ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट का रोल प्ले कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। F2 F1 को मल्टीप्लाई करते हैं, F2 F1 Z, मतलब इसको F2 F1 Z के बराबर लिख सकते हैं। अब F1 को Z देंगे तो वो Z बाहर निकालेगा, तो क्या मिल गया, F2 Z मिल गया। अब F2 को अगर आप Z देते हो तो वो गया माइनस Z निकालता है, माइनस का Z निकालता है, मतलब क्या ये तो F2 के ही बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, F2 आ गया। अब F2 को F2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, F2 को F2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, F2 ब्रैकेट F2 Z। F2 को Z देते हैं तो वो क्या करता है, F2 को Z देते हैं तो वो माइनस Z की तरह बाहर निकाल देता है, तो इसको क्या F2 को माइनस Z मिलेगा। अब F2 को माइनस Z मिला तो वो क्या करेगा, माइनस ऑफ माइनस Z बाहर निकालेगा। इसको एक सेकंड के लिए बॉक्स बोल दो, तो F2 को अगर बॉक्स मिलता है तो वो क्या माइनस ऑफ बॉक्स निकालता है, बॉक्स की जगह पे क्या है, माइनस Z है, तो माइनस Z माइनस माइनस कैंसिल, मतलब Z मिला। Z क्या है, Z हमारे पास F1 Z का वैल्यू है, मतलब क्या मिल गया, यहाँ पे F1 मिल गया। ऐसे ही F2 F3 को मल्टीप्लाई करो, F2 F3 को मल्टीप्लाई करो, तो किस क्या लिखेंगे इसको आप, F2 F3 Z के बराबर लिखेंगे। तो F3 को अगर आप Z देते हो तो वो क्या निकालता है, 1/Z निकालता है, तो क्या मिल गया, F2 1/Z मिल गया। अब F2 को जो भी देते हो वो माइनस साइन के साथ माइनस साइन लगा के निकाल देता है, मतलब क्या ये मिलेगा माइनस के 1/Z, माइनस के 1/Z F4 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या मिल गया, F4 मिल गया। ऐसे ही सभी कैलकुलेशन होने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, हमने कॉपी में मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, हम क्या करते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, F2 F1 F4 F3 यहाँ पे आएगा, जब आप F2 F4 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको F3 F1 को मल्टीप्लाई करोगे तो F3 मिलेगा। आप देखो ना, F1 आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो वही वाला एलिमेंट आएगा। ठीक है, F3 F1 F3 आ गया, क्योंकि हमने पहले ही रो में चेक कर लिया था कि F1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में जा रहा है, यही वाले एलिमेंट आ रहे हैं। वैसी तरह अगर F1 को F3 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो F3 ही मिलेगा, F1 को F4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो F4 ही मिलेगा, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और फिर क्या, जब F3 F2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपको F4 मिलेगा, F3 F3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपको F1 मिलेगा, और F3 F4 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपको F2 मिलने वाला है। ठीक है, चलो इतने पॉइंट्स हो गए, इसको नोट करो पहले। चलो आगे आगे की बात करते हैं। लास्ट हमारे पास रो बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो लास्ट रो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और देख के भी कर सकते हो। देखो ये कंपोजिशन टेबल है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जी के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट थे, F1 F2 F3 F4, वो हर रो और हर कॉलम में आएंगे ही आएंगे, और एक बार तो पक्का आएंगे और हर रो हर कॉलम में आएंगे ही आएंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 रो हैं और 1 2 3 4 कॉलम है। अब देखो पहले रो में देखो F1 F2 F3 F4 सभी आ चुके, दूसरे रो में देखो F1 F2 F3 F4 सभी आ चुके, तीसरे रो में देखो F1 F2 F3 F4 सभी आ चुके, चौथे में देखो F4 आ चुका है। मतलब ये जो 3 जगह बचे हुए हैं उसके अंदर F1 F2 F3 यही 3 में से कोई ना कोई आएंगे। ठीक है, यही तीनों में से कोई ना कोई आएंगे। अब क्या कॉलम को चेक करो, कॉलम में भी यही कॉन्सेप्ट है, सभी एलिमेंट एक बार आएंगे और सभी आएंगे। पहले कॉलम में देखो F1 F2 F3 F4 यह पूरा हो चुका, दूसरे कॉलम में देखो F1 है F2 है F4 है F3 नहीं है, तो यहाँ पे F3 आ गया। देखो अभी आप सीख रहे हो ना, इसलिए इसको टाइम लग रहा है, एक बार सीख लोगे ना तो लास्ट लाइन मत कभी भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, देख के आप लिख लोगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है, सिर्फ रो और कॉलम को देख के। अभी सीख रहे हो तो टाइम तो देना पड़ेगा। अब इसमें देखो तीसरी रो के अंदर F1 F4 F3 है, F2 नहीं है, तो यहाँ पे F2 आएगा। F4 को F3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कभी गलत नहीं होगा। F4 को F4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो F1 ही आएगा, अब इसको चेक भी कर लो। F4 को मल्टीप्लाई करते हैं F4 के साथ, ठीक है, तो F4 Z, तो F4 को अगर आप Z देते हो तो वो क्या निकाल के देता है, F4 को Z देते हो तो वो -1/Z निकाल के देता है। ठीक है, एक सेकेंड कहाँ थोड़ा सा जगह बना दिया जाए। अगर F4 को आप Z देते हो तो वो क्या
-1/z निकालता है। तो क्या मिल गया, -1/z मिल गया। अब फिर से F4 को क्या मिला, ये मिला। इसको क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं। तो F4 को बॉक्स में देते हो तो वो क्या -k1 बॉक्स बना के देता है। अब बॉक्स की जगह पे क्या है, -k1/z। तो -k1 में z है तो z ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और सिर्फ क्या बचा, z बचा। z क्या है हमारे पास, f1z का वैल्यू का वैल्यू है, मतलब f1 के बराबर है। तो देखो ऐसे ही आप कंपोजिशन टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो कंपोजिशन टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी पॉइंट्स को नोट कर लो, थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, हो गया, थोड़ा सा नोट करो जल्दी से, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करना पड़ता है कंपोजिशन टेबल के अंदर। ठीक है, चलो हटा देते हैं। अब बात करते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो कंपोजिशन टेबल के अंदर देखो सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं और हर एलिमेंट एक एक बार आ रहा है, मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रहा है। और आपको भी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपोजिशन की, सॉरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप की, एसोसिएटिविटी की। एक सेकेंड, चलो ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्या करेंगे, फ्रॉम द composition table we see that all the entries जो भी एंट्री हुई है रो में कॉलम में, आर द एलिमेंट्स ऑफ G, therefore G is closed with respect to multiplication। चलो ये हो गया। फिर क्या दूसरी होती है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, कंपोजिट फंक्शन हमेशा ही क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। वी नो दैट कंपोजिट फंक्शन आर ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ये सेल्फ प्रूफ होता है। ठीक है, फिर क्या बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वही देख लो, F1 इन सभी के साथ मल्टीप्लाई में गया तो यही वाला कॉपी होके यहाँ पे आ गया। मतलब क्या, यही F1 क्या हमारे पास आइडेंटिटी है। तुम क्या बोलेंगे, द आइडेंटिटी फंक्शन F1 is the identity element। ठीक है, चलो अब क्या बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्सेस ऑफ पहले F1 की इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो वो F1 ही होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है। फिर F2 के बारे में बात करते हैं, तो F2 का इनवर्स क्या होगा, F2 ही होगा। F2 के कॉलम में कहाँ F1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये एलिमेंट कैसे आया होगा, जब ये और ये मल्टीप्लाई में गए होंगे, इज F2। फिर क्या, F3 के बारे में बात करते हैं, तो F3 का इनवर्स क्या है, F3 का इनवर्स भी F3 के बराबर है। तो क्या मिल गया, F3 मिल गया। फिर क्या बात करते हैं, एंड F4 के इनवर्स के बारे में बात करते हैं, तो F4 का इनवर्स F4 के बराबर है, इज F4। सभी एलिमेंट इनवर्स के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनवर्स भी क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। अब क्या, एबिलियन प्रूफ करना था ना, एक सेकंड चेक किया जाए। हाँ, एबिलियन प्रूफ करना था। ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी होती है एबिलियन की, कम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हेयर इन द कंपोजिशन टेबल सभी Fi Fj इक्वल टू Fj Fi फॉर ऑल Fi Fj बिलोंग्स टू G। I और J की जगह आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, वेयर I और J क्या है, 1 2
3 4। कंपोजिशन का आप सिंपल सा मतलब जानते हो, सॉरी कंपोजिशन नहीं, कम्यूटेटिव का आप सिंपल सा मतलब जानते हो। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देने दो भाई, समझा देते हैं, ठीक है। क्या बताएं यार, टाइम तो बहुत हो गया लेकिन बारिश का पता नहीं। वेट थोड़ा सा, चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। देखो कंपोजिशन का आप क्या मतलब जानते हो कि अगर हम F1 F2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो F2 F1 के बराबर आना चाहिए। तो जब हमने F1 और F2 को मल्टीप्लाई किया, F1 F2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, F2 मिला। यहाँ पे क्या मिला, F2 मिला। अब F2 F1 को मल्टीप्लाई करते हैं, F2 F1 को मल्टीप्लाई किया फिर भी हमको क्या मिला, F2 मिला। दोनों बराबर है ना, तो यही होता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब किसी भी दो पेयर को पकड़ लो, F1 F2 को पकड़ लो, F3 F4 को पकड़ लो, ये हमेशा ही F4 F3 के बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये सब मत दिखाओ, आप क्या बोल दो, हियर इन द कंपोजिशन टेबल, इन द composition table fi fj equal to fj fi for all fi fj belongs to g where I is equal to 1 2 3 4, therefore g is also commutative, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, therefore g is also commutative। लास्ट में एक लाइन और लिख देना, hence g is a finite abelian group। फाइनाइट क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास g के अंदर 4 ही एलिमेंट थे, तो ऐसा भी बोल सकते हो g is a finite abelian group of order 4, ठीक है, नोट करो।